हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सोशल फार्मेसी के 10 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको शुरू में बता दूं कि चूँकि सोशल फार्मेसी ये जो सब्जेक्ट है ये इस बार चेंज हो गया था, ये नया सिलेबस इस बार ऐड हुआ है। पहले जो था वो था हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, लेकिन ये सिलेबस चेंज हो गया और अब क्या है सोशल फार्मेसी शुरू हो गया है। तो लेकिन जो इसका पूरा कंटेंट है वो उसी से मिलता जुलता है, मतलब पहले वाले सिलेबस में था उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो उसके क्वेश्चन भी उसी से मिलते जुलते आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं वो उसी से मिलते जुलते, उसी को मैंने देखे पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर, और फिर उसको देखते हुए मैंने फिर ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तरीके से देख लीजिए। तो एक तो क्या है कि राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, कि जो पब्लिक का हेल्थ है, जो लोगों की जो हेल्थ है, जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, उसमें एक फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, यानी वो सेहत उनकी अच्छी बनी रहे, उनका स्वास्थ्य बना रहे, तो एक फार्मासिस्ट का रोल इसमें क्या हो सकता है, यानी कैसे वो अपनी भूमिका निभा सकता है। और दूसरे इसमें एक जो ये फार्मेसी है सोशल फार्मेसी जो है, इसका मतलब स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका क्या रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। तो पहला रोल क्या है कि दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर। ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड केयर, यानी लोगों को अवेयरनेस दिलाते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन कितनी है, ज़्यादा बढ़ी तो क्या दिक्कत उससे हो जाएगी, कितना होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए लोगों को, एक घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं तो कैसे रहना है, सारी चीज़ों पॉपुलेशन से जो रिलेटेड सारी बातें हैं वो इसके अंदर आती हैं कि ये जो फार्मासिस्ट है वो लोगों को बताएगा कि कैसे रहना है पॉपुलेशन को पूरे। दूसरा क्या है, दे कंडक्ट डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स। वो क्या करते हैं, जो बीमारियां हैं, जो डिसीज़ हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और हेल्थ को कैसे प्रोमोट किया जाए, यानी लोगों की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हों और जो उनका हेल्थ है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। तो इसको वो लोग ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी बीमारियां कैसे दूर होंगी। जैसे उनको बताएंगे सफाई रखना है, पानी नहीं इकट्ठा होना है आपके घर के आसपास में, तो सारी जो चीज़ें हैं वो उनको क्या करते हैं, बताते हैं फार्मासिस्ट। तीसरा क्या है, दे मीट विद स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एंड टेल देम द लोकल एंड रीजनल हेल्थ केयर नीड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो अथॉरिटीज़ होते हैं, जो स्टेट लेवल के हैं या जो आपके एरिया के जो बड़े अधिकारी लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, तो उनसे जाके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि इस एरिया में, इस हिस्से के, यानी ये वाला गांव है, ये ज़िला है, ये शहर है, इस एरिया में लोगों को क्या क्या हेल्थ के लाइन से क्या क्या ज़रूरतें हैं, यानी किस टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत है, या वहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है, नालियों के अंदर पानी गंदा बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। तो इस टाइप की जो भी बातें हैं और किस टाइप की मेडिसिन की इनकी ज़रूरत है, क्या क्या इनके मतलब नीड्स हैं, वो जाके उनको बताते हैं कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। चौथा क्या है, दे फॉलो ड्रग्स पॉलिसीज़ एंड आस्क पीपल टू फॉलो देम ऑल्सो। ये क्या करते हैं कि जो ड्रग्स से रिलेटेड आईपीसी ने, जो मतलब हमारी इंडियन फार्माकोपिया काउंसिल है, उसके जो हमारे जो इंडिया फार्माकोपिया काउंसिल के थ्रू जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो उसको ये खुद भी फॉलो करते हैं, मतलब कौन सी ड्रग बेचना है, नहीं बेचना है, उसके क्या रेट्स होंगे, जो भी ड्रग्स से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशंस हैं उन सबको ये खुद भी फॉलो करते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि आप भी इसको फॉलो करिए, इससे आपके लिए फ़ायदा है और हमारी कंट्री के लिए भी क्या है, फ़ायदा है। पाँचवा क्या है, दे पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसीज़। ये कह रहे हैं कि जो ड्रग बनाने फॉर्मुलेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि मतलब कौन सा ड्रग बनेगा, नहीं बनेगा, इसके रिलेटेड, या ड्रग बनाने में कितना खर्चा, क्या क्या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनती है, जो रूल और रेगुलेशंस बनते हैं, तो उसके जो उसकी मीटिंग्स होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर भी ये लोग क्या कर सकते हैं, जाके मीटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छठा क्या है, दे प्रोवाइड appropriate drugs or medicine to the people according to the doctor's prescribed or directions।
ये कह रहे हैं कि लोगों को ये सही दवा देते हैं। जैसे डॉक्टर ने, जो फिजिशियन है, उन्होंने कोई पर्ची लिखी, जो दवा लिखी, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका काम क्या है कि वो लोगों को सही दवाई दें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या डायरेक्शन दी है डॉक्टर ने। इनकी 7वां रोल क्या है, दे फॉर्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिकेशन विद इन फार्मेसी प्रैक्टिस। ये कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, अगर वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे दवाओं को फॉर्मुलेट किया जा रहा है, जहाँ दवाएं बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे क्वालिटी वाली दवाएं बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि वैसे ही कच्ची ख़राब और जो क्वालिटी जिनकी अच्छी नहीं है, बेड क्वालिटी की दवाएं बना दी जाएं, तो ऐसा ये नहीं करते हैं। ये लोग क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटीज़ की क्या करते हैं, दवाएं बनाने की कोशिश करते हैं। 8वां क्या है, दे टेक पार्ट इन हेल्थ स्क्रीनिंग। ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्थ है, इसको काट दीजिए। दे टेक पार्ट इन हेल्थ स्क्रीनिंग सच एज डायबिटीज़, CBC। ये कह रहे हैं कि ये जो कभी ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ दवाई बेचने का काम नहीं है, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये लोगों के हेल्थ से रिलेटेड जो मतलब चेकअप्स होते हैं उसको भी ये लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे जो कैंप्स लग रहे थे लोगों को टेस्ट के लिए, कोरोना है कि नहीं है, तो उसके ये चेकअप भी ये लोग क्या करते हैं, जाके ऐसे टेंट में, ऐसे जो टेंट लगते हैं और जगह जगह पे कैंप्स लगते हैं, उसके अंदर जाके ये लोग क्या करते हैं, लोगों को चेकअप भी करते हैं। उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग करते हैं। और भी जैसे मलेरिया का टेस्ट हो गया, डेंगू का टेस्ट हो गया, तो जगह जगह पे कैंप्स लगते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। तो ये फार्मासिस्ट ये भी करते हैं, इनका ये भी एक रोल है। 9वां क्या है, दे डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे लिख दीजिए दे डिस्ट्रीब्यूट। दे डिस्ट्रीब्यूट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोशन ये एंड एजुकेशन थ्रू प्रॉपर यूजेस ऑफ मेडिकेशन। ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी है उसके हेल्थ को ये लोग क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, यानी हेल्थ को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं कि वो कम्युनिटी के लोगों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं, सही नॉलेज देते हैं। प्रोमोशन एंड एजुकेशन, हेल्थ प्रोमोशन एजुकेशन, यहाँ पे ये हटा दीजिए, एंड नहीं आएगा। क्या करते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोशन एजुकेशन थ्रू प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन। ये लोग क्या करते हैं, जो कम्युनिटी है उसके अंदर हेल्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट किया जाए, इस टाइप की नॉलेज वहाँ पे जाके लोगों को बताते हैं। और फिर वो बताते हैं कि कैसे मेडिकेशन जो है, यानी जो मेडिसिन है उनको कैसे यूज़ किया जाए, उसकी टाइमिंग क्या होगी, इसके डोजेस क्या होंगे, सारी चीज़ें जाके बताते हैं कम्युनिटी के लोगों को, या जो लोग उनके पास आते हैं दवा लेने के लिए तो उनको ये सारी चीज़ें डिटेल से बताते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो प्रोमोट होती है, वो अच्छी होती है। 10वां क्या है, दे रन अ मेडिकल स्टोर अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ पीपुल। ये कह रहे हैं कि ये अपना मेडिकल स्टोर अगर चलाते हैं कभी, तो ये उसमें ऐसे नहीं कि जो लोगों की ज़रूरत है वो चीज़ ही नहीं है और दूसरी चीज़ें रखे हुए नहीं, ये लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं कि लोगों को क्या ज़रूरत है उसको कम से कम दाम में बेचने की कोशिश किया जाए। ये करना चाहिए, ये फार्मासिस्ट का रोल है। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए एक फार्मासिस्ट का यही रोल कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की सोचे, ये नहीं कि लोगों को लूटने का सोचें। तो ये फार्मासिस्ट के क्या है, रोल होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ लिखिए, यानी हेल्थ किसको बोलते हैं, स्वास्थ्य क्या है उसको बताइए। और फिर जो चीज़ें हेल्थ को इंडिकेट करती हैं कि मतलब किसी भी कम्युनिटी, किसी गांव, किसी शहर या किसी देश की जो हेल्थ है, जो वहाँ की स्वास्थ्य है वो कैसी है या कैसी रहेगी, इंडिकेशन उसकी वो बताते, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि यहाँ के लोगों की सेहत ठीक है या नहीं है। तो ये हो गया हेल्थ इंडिकेटर। और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो अब समझ लीजिए कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक कंडीशन, एक स्टेट है। जैसे हमारी बॉडी है तो उसका एक कंडीशन होता है। अब वो कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन में आदमी फिट होना चाहिए। हेल्थ इज़ अ कंडीशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट। ये जो सेंटेंस इसको ज़रूर लिखिएगा कि हेल्थ क्या है, ये एक कंडीशन, एक स्टेट है। हेल्थ इज़ अ कंडीशन या हेल्थ इज़ अ स्टेट इन विच अ पर्सन शुड बी फिट। कैसे फिट होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, या एज मेंटल, फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ अ कंडीशन और स्टेट इन विच
अ पर्सन शुड बी फिट एज फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल। ये कह रहे हैं कि जो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, हेल्थ ये है कि एक आदमी जो है वो फिट होना चाहिए। कैसे? फिजिकली यानी उसका फिजिकल फिट हो, सोशल यानी लोगों से मिलना जुलना वो उसका फिट हो, मेंटली वो मतलब मेंटली फिट हो यानी कि मेंटल हो गया हो, वो दिमाग उसका सही ने काम कर रहा हो गया। इमोशनल बहुत ज़्यादा हर बात में इमोशन हो जा रहा, गुस्सा हो जा रहा, तो इमोशनली भी फिट होना चाहिए। स्पिरिचुअल यानी उसका जो दिल है उसको सुकून होना चाहिए, माइंडली तौर पे वो क्या है, सुकून उसको मिलना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो अंदरूनी तौर पे, वो कभी सोच रहा है सुसाइड कर लूँ, कभी कुछ सोच रहा है, तो मेंटली स्पिरिचुअली तौर पे क्या भी होना चाहिए, फिट होना चाहिए। और इन्वायरमेंटल तौर पे भी वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल ये कि वो जहाँ पे रह रहा है वो इन्वायरमेंट को ख़राब ना कर रहा हो, यानी कि कहीं पे भी पेशाब करना शुरू कर दिया, कहीं पे जाके यूरिन कर रहा है, कहीं खुले में जाके शौच कर रहा है, तो इन्वायरमेंटल भी वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं फिजिकल हेल्थ क्या है। फिजिकल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आए, तो मान लेंगे कि फिजिकल हेल्थ है तो जो बुक्स के अंदर लिखी हैं वो चीज़ें क्या हैं। एक तो क्या है गुड कॉम्प्लेक्शन, दूसरा क्या है क्लीन स्किन। क्लीन स्किन तो आप समझ रहे होंगे, ये मैं बता रहा हूँ अभी। क्लीन स्किन यानी आपका जो स्किन है वो क्या है, साफ़ होना चाहिए। ब्राइट आइज़, आंखें चमकीली होनी चाहिए। फर्म फ्लैश यानी आदमी का बॉडी जो है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैश हो, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला भी ना हो, बल्कि एक मीडियम में हो, तो उसको बोलते हैं फ्लैश, फर्म फ्लैश। फिर उसके लस्टर हेयर्स, उसके बाल जो हैं जो हेयर्स है वो चमकीले हों। गुड एपेटाइट, उसको भूख भी लगती है, यानी कि भूख ही नहीं लग रही है, सुबह खा रहा है तो फिर 2 दिन के बाद भूख लग रही है, तो ये कहेंगे ये आदमी फिजिकल हेल्थ इसकी ठीक नहीं है। साउंड स्लीप, ये कि उसको अच्छी नींद आती हो। साउंड स्लीप मतलब उसको अच्छी नींद आती है, खूब अच्छे से सोता हो, यानी कि बिस्तर पे जा रहा है तो रात भर सोचते रह जा रहा है, नींद ही नहीं आ रही, तो कहेंगे कि आदमी फिट नहीं है। अब ये क्या गुड कॉम्प्लेक्शन क्या है, गुड कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि अच्छा स्वरूप हो उसको, वो देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, ये नहीं कि वैसे ही बाल इधर बिखरे हुए हैं और कान के अंदर उसके क्या बहुत सारा मैल बैठा हुआ है, तो स्वरूप जो है उसका वो भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कपड़ा पहना है ऐसा कि जैसे लग रहा है कोई मतलब पैसा भी है लेकिन कपड़े ऐसे पहन रहा है जैसे कोई भिखारी है, तो फिजिकली उसका जो स्वरूप है वो भी अच्छा होना चाहिए, उसको बोलते हैं गुड कॉम्प्लेक्शन। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें मतलब देखी जाती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एन इंडिविजुअल शुड हैव नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ये कह रहे हैं जो एक आदमी है उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए मेंटली तौर पे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि उसके दिमाग के अंदर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टकराव ना हो रहा हो। टकराव मतलब ये कि जब आदमी का दिमाग ख़राब होता है तो एक गली में घूम रहा है, कह रहा है कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ सीना तान के, तो ये कह रहे दिमागी तौर पे ये क्या है, आदमी ठीक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट। और कभी तो एकदम आके जाके कहीं नाली पे बैठा हुआ है तो अपने आप को कुछ समझ नहीं रहा है, एक तरफ कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, तो ये उसके मेंटली कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कभी तो कह रहा है कि ये वाली बात ठीक है, कभी कह रहा है ये ठीक है, तो ये मतलब टकराव नहीं होना चाहिए, एक तरह की मतलब नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या है इसका, ही शुड बी वेल एडजस्टेड विद दी सराउंडिंग, वो लोगों के साथ वेल एडजस्टेड होना चाहिए। मतलब ये कि जो उसके साथ लोग रह रहे हैं उसके साथ उसका मेल जोल अच्छा हो, यानी सबसे बना के रखता हो, ये नहीं कि उससे कभी गाली दे रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, कभी उससे मारपीट कर रहा है, तो ये वेल एडजस्टेड नहीं है अपने सराउंडिंग के साथ। यानी नेबर से जो है, या चाहे वो जानवर हो उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास में जो भी चीज़ें उसके साथ में रह रही हैं आसपास हैं उसके साथ वो अच्छे से व्यवहार करता हो। तीसरा क्या है, ही शुड नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी जानता हो कि मैं कौन हूँ। फिर क्या है, हिज नीड्स, वो अपनी ज़रूरतों को जानता हो। फिर अपने प्रॉब्लम्स को जानता हो कि मुझे क्या दिक्कतें हो रही हैं। अपने गोल्स को जानता हो कि मुझे क्या करना है, यानी कि बस दिन भर ऐसे ही पड़ा हुआ है बिस्तर पे, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कहेंगे लग रहा है ये आदमी मेंटली कुछ बीमार है। चौथा क्या है, ही शुड ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, चौथा क्या है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हो, और नहीं तो कहेंगे कि ये मेंटली आदमी क्या है, डिस्टर्ब है। तो ये हो गया मेंटल हेल्थ। अब हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है, इसको देख लीजिए। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ पॉपुलेशन इज टर्म इज अ हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ ए पॉपुलेशन इज टर्म एज अ हेल्थ इंडिकेटर। ये कह रहे हैं कि कोई पॉपुलेशन है तो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब ये कितने लोग उसके बीमार हैं, कितने लोग ठीक हैं, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई। फिर उसकी क्वांटिटी क्या है, कितने ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, कितनी क्वांटिटी है। फिर उसकी टाइमिंग क्या है, कितने लोग बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं,
तो ये इसकी टाइमिंग हो गई। फिर ये कि उनके मतलब कितने दिनों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें मिला के वो टाइमिंग में आ जाएंगी। तो ये जो मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, कितने लोग हैं, कैसे अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, मोटे ताज़े हैं, नहीं हैं, फिर उनकी क्वांटिटी कितनी है, फिर उनकी टाइमिंग क्या है, छोटे बड़े, और फिर उनके जो बर्थ है रेट है, वो जो डेथ रेट है, वो सारी चीज़ें मिला के फिर क्या बताता है, इंडिकेटर करता है कि इस कम्युनिटी का हेल्थ क्या है, कैसा है। फिर उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला क्या इंडिकेटर है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या है कि एक कम्युनिटी है, मान लीजिए एक कोई वार्ड है, कोई एक मोहल्ला है, उसके अंदर 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग पे हर साल कितने लोग मर रहे हैं, 1000 में से हर साल कितने लोग मर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेथ रेट पर 1000। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर एक ये हेल्थ को बताता है कितने लोग मर रहे हैं, अब वो क्यों मर रहे हैं, क्या बीमारियाँ, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो उससे पता चलेगा कि इस कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है और उसको कैसे मतलब सुधारा जा सकता है। दूसरा क्या है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है कि जो मतलब किसी ये मोर्टिलिटी रेट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसको कितना इम्प्रूव किया जा चुका है। ये जो रेट है मतलब 1000 लोग मर रहे थे, अगर मान लीजिए किसी कम्युनिटी के अंदर 1000 लोगों में से 100 लोग मर रहे थे, तो अब उसकी मतलब क्या रेट है, कितने अब लोग मर रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग मर रहे थे तो अब 70 हो गए, तो ये उसका क्या है, मोर्बिडिटी रेट है। तो इस इंडिकेटर से भी पता लगाया जाता है कि उसकी मतलब पहले लोग कितने मर रहे थे, कितने बीमार पड़ रहे थे, अब उसकी क्या कंडीशन है। तो इससे भी क्या करते हैं हम लोग, पता लगाते हैं कि वहाँ की हेल्थ कैसी है, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर। तीसरा क्या है, डिसेबिलिटी रेट्स। डिसेबिलिटी रेट्स क्या होता है कि उस जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, उसके लोग मतलब कितने डिसेबल है। डिसेबल का मतलब ये है कि जो अपाहिज होते हैं, मतलब विकलांग टाइप के हो गए, जैसे किसी का पैर नहीं है बचपन से, या पैर कट गया बाद में, हाथ नहीं है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है डिसेबिलिटी होती हैं। तो ये देखा जाता है कि इस कम्युनिटी के अंदर डिसेबिलिटी कितनी है और कितने ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये इंडिकेटर में आता है किसमें, डिसेबिलिटी रेट। ये भी हमको एक हेल्थ का इंडिकेटर देता है, कि इंडिकेशन देता है, नहीं बताता है कि इस कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है। चौथा क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल मतलब ये कि जो भोजन ले रहे हैं, जो खाना, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हमको बताता है कि ये यहाँ की हेल्थ कैसी है। वो कैसे पता चलता है कि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो मान लीजिए अगर 8 साल या 6 साल 5 साल के उम्र में जा रहे हैं, एज में जा रहे हैं स्कूल में, तो वहाँ पे उनके हाइट को और उनके वेट को क्या किया जाता है, नापा जाता है, देखा जाता है, उनका वेट किया जाता है कि कितने इनका वेट इनका कितना है और फिर उनकी हाइट कितनी है। उसके हिसाब से फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर 8 साल का बच्चा है तो वो एक फिक्स है कि इतना मतलब होना चाहिए कम से कम। मान लीजिए 8 साल का बच्चा है तो उसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए 4 फीट होनी चाहिए, तो उससे फिर अंदाज़ा लगाते हैं उसका वेट कम से कम 35 किलो केजी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ का न्यूट्रिशन क्या ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ की हेल्थ क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही फिर कैसे, ऑक्यूरेंस ऑफ लो बर्थ वेट, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं छोटे, उनका वेट कितना है, तो कम से कम वो 2.5 किलो होना चाहिए। अगर वो 2.5 किलो से कम हो रहा है, इसका मतलब इस एरिया में न्यूट्रिशन की कमी है, लोग सही न्यूट्रिशन नहीं पा रहे हैं। पांचवा क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। इसमें क्या देखा जाता है कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो के हेल्थ केयर जो डिलीवरी इंडिकेशन है कि मतलब हेल्थ केयर जहाँ पे जो मतलब हॉस्पिटल्स हैं और जो इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है, तो वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं। मान लीजिए 1000 पॉपुलेशन है वहाँ की, तो वहाँ पे डॉक्टर कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। ये माना जाता है, मान लीजिए सपोज दैट कि अगर एक कम्युनिटी में 100 लोगों पे एक डॉक्टर चाहिए, तो वहाँ पे क्या 100 लोगों पे एक डॉक्टर है कि नहीं है। तो इस तरीके से फिर ये कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उसके मतलब रेशियो में, उसके मुकाबले में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, वहाँ पे क्या क्या मतलब सर्विसेज हैं, क्या सहूलियात वहाँ पे मतलब हैं, प्रोवाइडेड हैं, अवेलेबल हैं, तो इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तीसरा क्या, पॉपुलेशन रिकवर्ड या कवर्ड बाय अ हेल्थ केयर सेंटर। फिर ये देखा जाता है कि कोई भी मतलब उस एरिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से कितने लोग ठीक हो चुके हैं, तो उससे भी क्या किया जाता है, हेल्थ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ इतने लोग बीमार हुए, इतने लोग ठीक हो चुके हैं, तो यहाँ के लोगों की सेहत कैसी है, वहाँ का हेल्थ कैसा है। छठा क्या है, यूटिलाइजेशन रेशियो। इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ नीड्स। ये जो मतलब हेल्थ को ठीक करने के जो सर्विसेज हैं, मतलब दवा हो गई या बेड्स हो गए, एम्बुलेंसेज हो गए, और भी जो चीज़ें हैं इस टाइप की, तो उसको देखा जाता है कि वो कितना यूज़ हो रहे हैं।
उससे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इसका मतलब यहाँ के लोगों की हेल्थ क्या अच्छी नहीं है, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सातवां हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स क्या है, तो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स आर लिविंग। फिर वो हमको वो इन्वायरमेंट भी बताता है कि इस एरिया के लोगों की हेल्थ कैसी है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो लोग उससे क्या होंगे, बीमार होंगे। वॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वॉइस बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, तो लोग वहाँ पे हो सकता है बहरे ज़्यादा होते हों। तो ये भी इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है ये भी हमको बताता है, इंडिकेट करता है कि लोगों के यहाँ पे क्या है, हेल्थ कैसी होगी। हमारा आठवां क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशियो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक यानी उनकी कमाई कैसी है, ये भी हमको बताता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है, लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी आमदनी कितनी है, ये भी हमको बताता है कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी होगी। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बताता, इनडायरेक्टली बताता है। इनडायरेक्टली कैसे, अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो सही से खाना नहीं खा पाएंगे, सही न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, जो उनकी मतलब बेसिक नीड होती है कि प्रोटीन होना चाहिए हमारी डाइट के अंदर, बैलेंस डाइट के अंदर, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो हमको ये बताया जा सकता है कि जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आदमी खाएगा नहीं, तो फिर वो क्या होगा, बीमार पड़ेगा तो फिर दवा कराने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो अगर उसके पास इकोनॉमी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, गरीबी है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी है, माली यानी उनकी वेल्थ कैसी है, उनके पैसे हैं कि नहीं है। अगर पैसे नहीं है, वो लोग गरीब हैं वहाँ पे, तो फिर ये माना जाएगा कि यहाँ पे क्या हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी लोगों की। ये कुछ इंडिकेटर्स हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, डिस्कस दी डेमोग्राफी फैमिली। डेमोग्राफी को डिस्कस करिए, एक हो गया। दूसरा क्या है, फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करना है। तीसरा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस करना है। बताइए कि डेमोग्राफी क्या होता है, फिर फैमिली प्लानिंग क्या होती है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेमोग्राफी क्या है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यह ध्यान रखिएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये देयर THEIR है, THEIR, देयर कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज एंड कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी चेंजेस इन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इस टर्म डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग रह रहे हैं, ह्यूमन हैं, उसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं उनका कंपोजिशन क्या है, मतलब कंपोजिशन का मतलब ये कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, ये कंपोजिशन हो गया। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि उसके अंदर लोग कहाँ कहाँ पे किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कोई अफ्रीका में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई इंडिया में है, कोई बांग्लादेश में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोगों का कितने लोग कहाँ पर फैले हुए हैं। फिर उसका हम लोग साइज़ देखते हैं कि कितने, जिस एरिया में लोग फैले हुए हैं, कोई वहाँ कोई यहाँ, तो कितने कितने लोग हैं। साइज़ का मतलब ये नहीं कि लोगों की हाइट कितनी, बल्कि साइज़ का मतलब ये है कि लोगों की वहाँ पे तादाद कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। किसी एरिया में 1 लाख है, किसी में 10 लाख है, किसी में 1 करोड़ है, तो इसका साइज़ देखते हैं। और क्या देखते हैं, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी चेंजेस इन दिस कैरेक्टरिस्टिक, और जो वहाँ के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब जो कितने बीमार पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं नहीं हो रहे, कितने लोग मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, इसका जो एक कॉन्सिक्वेंस चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पे जो एक चल रहा है पूरा, उसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं और फिर वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या रीजंस हैं। तो वो सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। अब एक होता है डेमोग्राफी साइकिल, यानी जो साइकिल है, यानी कितने लोग पैदा होंगे, कितने मर रहे हैं, ये एक साइकिल हमेशा चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। साइकिल का मतलब होता है घूमना, तो ये घूमता रहता है कि कितने बच्चे पैदा होंगे। एक स्टेज होता है कि इसमें बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, लोग कम मरेंगे। एक स्टेज आता है कि उसमें लोग ज़्यादा मरेंगे, बच्चे कम पैदा होंगे। कभी ऐसा होगा कि बच्चे भी बराबर पैदा हो रहे हैं, लोग भी बराबर ही मर रहे हैं। तो ये सारी एक स्टेज है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। द डेमोग्राफिक साइकिल इज़ फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो डेमोग्राफिक साइकिल है, जो ये चेंजेस हैं, ये पूरे वर्ल्ड को लेके देखा जाता है। अब इसमें सबसे पहला स्टेज क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ये कह रहे हैं कि पहला फर्स्ट स्टेज क्या है कि उसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, यानी लोग भी ज़्यादा, बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और फिर लोग भी ज़्यादा मर रहे हैं। तो ये दोनों क्या, मान लीजिए 1000 लोग बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और 1000 लोग क्या है मर भी रहे हैं, तो दोनों क्या है, ये हाई है। ठीक, अब दूसरा स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज के डिक्लाइन डेथ एंड कांस्टेंट बर्थ रेट। ये कह रहे हैं जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी उसका रेट कम हो रहा है, यानी लोग क्या है मर तो कम रहे हैं और बच्चे क्या हो रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं कि डिक्लाइन डेथ एंड कांस्टेंट बर्थ। तो अब इसका जैसे कि 1000 लोग मर भी रहे थे, 1000 पैदा भी हो रहे थे, अब जब डेथ में डिक्लाइन हो गया तो अब 700 लोग मान लीजिए मर रहे हैं और 1000 बच्चे क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये कांस्टेंट रेट में। थर्ड क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, फर्दर डिक्लाइन डेथ एंड फॉलिंग बर्थ रेट। ये कह रहे हैं कि अब थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो अभी जो डेथ रेट गिर रहा था वो और गिरता गया, यानी 1000 लोग मर रहे थे, फिर 700 पे आ गया, अब 700 पे क्या हो गया, 500 400 लोग मर रहे हैं, और जो बर्थ रेट था जो 1000 था पहले, फिर भी वो 1000 रहा, लेकिन अब वो भी गिर गया, अब बच्चे भी क्या हो रहे हैं, 700 पैदा हो रहे हैं। तो ये थर्ड स्टेज हो गया। फोर्थ स्टेज क्या है हमारा, कि लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, कि अब लोग भी कम मर रहे हैं और बच्चे भी क्या हो रहे हैं, कम पैदा हो रहे हैं। मतलब जैसे 1000 लोग मर रहे थे, 1000 पैदा भी हो रहे थे, तो अब क्या हो गया, 500 लोग मर रहे हैं और 500 क्या हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा पाँचवा फिफ्थ स्टेज क्या है कि लोअर बर्थ रेट देन अ डेथ रेट, के जो कह रहे हैं कि जो डेथ रेट है, जो लोगों के मरने की जो मतलब रेट है, जो मान लीजिए 1000 लोग मर रहे हैं तो उसके मुकाबले में बच्चे क्या हो रहे हैं, कम पैदा हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं लोअर बर्थ रेट देन अ डेथ रेट, कि लोग मर तो ज़्यादा रहे हैं और बच्चे पैदा कम हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पाँचवा स्टेज। अब हम लोग देख लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या है। ये जो हमने 3 क्वेश्चन एक ही में लिए, अलग अलग एक क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन को क्या किया, ऐड कर दिया है। अब फैमिली प्लानिंग क्या है, तो फैमिली प्लानिंग देख लेते हैं। फैमिली प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ एंड टू ब्रिंग वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन ईच प्रेगनेंसी एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। अब ये कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या है, तो कह रहे हैं कि ये एक कपल के थ्रू होता है कि अनवांटेड बर्थ से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कि मतलब जो बच्चा नहीं चाह रहे कि वो पैदा हो तो उसको वो क्या रोकते हैं, यानी चाह रहे कि इस बार बच्चा पैदा ना हो तो बच्चे को रोकना। दूसरा है कि टू ब्रिंग वांटेड बर्थ, क्या चाह रहे कि बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे को पैदा होने देना। और फिर क्या है कि एक रेगुलेशन होना चाहिए हर प्रेगनेंसी के बीच में, कि मतलब एक बच्चा पैदा हुआ तो अब उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा 3 साल या 2 साल कितना उसका गैप होना चाहिए दूसरे बच्चे के बीच में, तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन बिटवीन प्रेगनेंसी, इंटरवल उसको बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि वो ये डिटरमाइन करना कि कितने बच्चे हमारी फैमिली होंगे, 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे, कितने बच्चे हमारी फैमिली के अंदर होंगे। तो इसको भी क्या करना, अपने आपस में मिल के, मतलब जो कपल्स हैं वो सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनती हैं, फैमिली प्लानिंग होती है। अब देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड्स होते हैं जिससे अनवांटेड बर्थ को रोका जाता है, यानी जिससे कि गर्भ को रोका जाता है कि बच्चे पैदा न हो, तो उसको रोकने के जो तरीके होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर दोज टेक्निक्स विच हेल्प टू अ कपल टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो टेक्निक्स और वो तरीके हैं जो एक कपल को हेल्प करते हैं अनवांटेड बर्थ को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। अब वो कौन से मेथड्स हैं, दीज मेथड्स आर अवेलेबल प्रेजेंट। ये इस टाइम पे जो मेथड्स प्रेजेंट हैं वो ये हैं 7 तरीके के। सबसे पहला क्या है, बिहेवियरल मेथड्स। दूसरा क्या है, नेचुरल मेथड। तीसरा क्या है, केमिकल मेथड। चौथा क्या है, मैकेनिकल मेथड। पांचवा क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और छठा क्या है हमारा, टर्मिनल मेथड्स। और सातवां क्या है, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड। ये इसके 7 तरीके हैं। आपको और डिटेल देखना हो तो बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं वहाँ पे, देख लीजिए, या गूगल पे सर्च करके इसको देख लीजिए।